डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो भाई बज चुके हैं सुबह के 8। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रोज की जो सीरीज, जो सुबह 8 बजे हम ये सेशन लेते हैं। ये सेशन का छठा पार्ट है। पुराने पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर इसके पुराने 5 पार्ट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हर एक सवाल यहाँ पे जो भी डिस्प्ले होगा, वीडियो को पॉज करनी है, सवाल को ट्राई करना है। सीधे आपको सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है, पहले उस पर अच्छा खासा आपको समय देना है। हाँ, बट 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मैं इस सवाल को एग्जाम में अगर ये आता तो करता या छोड़ता। यही इस सीरीज को कंटिन्यू करने का मेन रीजन है। ठीक है कि हाँ भाई, एग्जाम के ही सारे सवाल हैं, अगर ये सवाल एग्जाम में आता तो मैं इसे करता या छोड़ता। और आपको एक फोन अपने साथ और रखना है जिसमें आप अपना टाइमर देख सकें। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, तो मैं आशा करता हूं भाई आप सभी ने सवाल ट्राई किया। क्या क्या आंसर आया, लेट अस सी। कह रहा है अमित इज 5 years ओल्डर देन वैभव, यानी अमित जो है, अमित की अगर मैं बात करूं तो अमित 5 years ओल्डर है वैभव से। तो वैभव की एज अगर x है तो अमित की एज x+5 होगी। मैं यहाँ पर एक बात आप समझ रहे हो, 1 और 6 नहीं मान सकता कि यार अमित की एज 1 है तो वैभव की एज 6 है। ये रेशियो भी नहीं हो सकता है कि अमित और वैभव की एज का रेशियो 1:6 है। यहाँ तो मैंने इसकी एग्जैक्ट एज मान ली। तो यहाँ पर हमने करना क्या, ये x है तो ये x+5 है, ना कि 1 और 6। बात सही है। कुछ स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। व्हाट इज अमित्स प्रेजेंट एज। देखिए, इस सवाल को करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये होगा। 99% चांसेस ये हैं कि हमें ये हिट करेगा। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेन कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है या आपने जहां भी पढ़ा होगा तो एजेस में वो कंसेप्ट डिस्कस किया होगा, लेकिन वो हिट करने के, क्लिक करने के काफ़ी कम चांसेस होंगे। किसने सेकंड मेथड से किया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन किसने सेकंड मेथड से किया था वो बताइएगा। पहले मेथड को समझते हैं, जो सवाल पढ़ते पढ़ते अंदर आएगा। क्या कि अगर वैभव की एज x है तो अमित की एज कितनी हो जाएगी, x+5। वो कह रहा है 4 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। तो पहले अमित की एज फिर वैभव की एज। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो रेशियो किस रेशियो जो है किस सीक्वेंस में है, पहले अमित फिर वैभव। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ अमित की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 4 ऐड कर दो। मैं कहूं वैभव की कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे 4 ऐड कर दो। बस हो गया सवाल खत्म। यही रेशियो 5:4 दे रखा है, नहीं दे रखा है। मैं यहां से x निकाल लूंगा और वो किसकी एज पूछ रहा है, अमित की एज पूछ रहा है। x+5 इज आवर आंसर। आ जाइए भाई, आप यहाँ पर सीधे 9 भी कईयों ने लिखा होगा, लिख सकते हैं। ये तो बस लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4x प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। कई स्टूडेंट्स ने इस स्टेप को स्किप किया होगा, उनने सीधे पहले x पकड़ा होगा। यार यहाँ 4x है, यहाँ पर 5x है, तो 4x यहाँ पर आ जाएगा तो x आएगा। ये मैंने आपको डिटेल जितना भी हमने थ्योरी करी है उसमें मैंने ये बात आपको बताई भी है कि अगर आप इसे ऐसे फटाफट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पहले कैसे करनी है कि x को पकड़ो। 4x यहाँ पर 5x, तो देखो 5x यहाँ पर ज़्यादा है तो इज इक्वल टू x लिखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने आंसर ही देखना है सही आगे, वो आगे जाके देख सकते हैं। तो देखो 4x यहाँ पर आएगा, 4x यहाँ पर आएगा, 5x तो बड़ा यहाँ पर आएगा। तो राइट साइड में क्या रहेगा, 4x यहाँ पे जब आ जाएगा तो राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि x बराबर इतना, राइट साइड में x है तो राइट में ही रखो। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे 9 है, 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20। क्योंकि x यहाँ पर है तो बाकी सामान को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि क्या लेफ्ट में जाए क्या राइट में। 9 4 जा 36, यहाँ 36 है, यहाँ 20 है, तो 20 ही लेफ्ट साइड में आएगा और सीधे आप निकाल लेते हैं x की वैल्यू 16। ऐसे ना करो कि x बराबर, उससे क्या लगेगा कि हमें यहाँ पर इस 36 को राइट में लेके जाना है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहाँ पर आप राइट में लेफ्ट में x लिख लोगे तो आपको लगेगा कि यार 9 4 जा 36, 36 यहाँ पर आ गया, 20 यहाँ पर, तो ये x इधर जाएगा। छोटी सी बात थी, हमने पहले डिटेल में बात कर रखी है। तो मुझे x की वैल्यू 16 पता चल गई। तो भाई अगर x की वैल्यू 16 है तो अमित की एज कितनी होगी, 21। कहाँ गया ये, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यार, ये ही इक्वेशन हम एग्जाम में सीधे लिख रहे होते और उसके बाद एक स्टेप में आंसर आ जाता। मतलब यहाँ पर हम x को अवॉइड नहीं कर सकते।
जैसे कह रहा है वैसे किया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट कैसे होता है। देखो एजेस में आपने ये बात पढ़ी होगी क्या, कि एजेस में मैं अगर आपसे पूछूं तो कि एजेस का कंसेप्ट क्या है, आप कहोगे कि दो लोग ए और बी, अगर जब वो पैदा हुए थे या जब आज से कभी भी जब वो पैदा हुआ था, इनमें से कोई एक बाद में पैदा हुआ होगा, कोई पहले पैदा हुआ होगा। अब जुड़वा भी हो सकते कि एक ही टाइम पर हुए, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन मान के चलो कि आप हैं, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है और आपकी एज का डिफरेंस था 3 साल जब आप पैदा हुए थे। तो ये जो 3 साल है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी एजेस का जो डिफरेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो चीज़ हम यहाँ से पकड़ सकते थे कि यार अगर मैं कहूँ कि एज का रेशियो 5 और 4 है, 5 और 4 कब है, ये 4 ईयर्स के बाद है। कब है, ये 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो 5-4 हो जाएगा। तो भाई एज का रेशियो अगर 5-4 है तो मुझे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 रेशियो। तो एज का जो डिफरेंस है वो चेंज तो होना नहीं चाहिए, और उसने सवाल में पहले कहा है कि 5 साल एज का डिफरेंस है। अमित जो है वो इससे 5 साल बड़ा है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 5। यानी अभी भी आज भी ये जो एज का डिफरेंस है वो 5 होना चाहिए था। यानी मैं 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देता तो 20 और 5 से इसे मल्टीप्लाई करता तो 25। ये इनकी एक्चुअल एज है। अब मतलब कि कब, 4 साल के बाद। ही कब की बात हो रही है, 4 साल बाद की। तो प्रेजेंट एज बतानी थी, मतलब कि पहले एज कितनी थी, अभी कितनी है। तो यहाँ पर अमित की एज में से कितना माइनस होगा, 4, यानी 21। ऐसे भी हो सकता है, कमेंट में बताना कि किसने ऐसे किया था। ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में या जब प्रेशर आता है तब नहीं क्लिक करती है। चलिए, काफ़ी समय दिया इस सवाल में, ठीक है, डिस्कस करना था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए इस सवाल में जो है यहाँ पर इनटू में 2 नहीं, ये इस पूरे का होल स्क्वायर है, रूट जेड माइनस 1/√z का होल स्क्वायर। सवाल को ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, z की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस में 2√3, तो हमें वैल्यू बतानी है रूट जेड माइनस 1/√z का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने देखा क्या मैं यहाँ z से रूट जेड निकाल सकता हूँ, यानी कि क्या मैं 6 माइनस 2√3 का होल रूट निकाल सकता हूँ। देखो मेरे को कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं मिल रहे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आ जाए और प्लस करने पे 6 आ जाए। सब जानते हैं ऐसे ही ब्रेक करना पड़ता है। जैसे देखो अगर हमारे सामने हो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 + 2 5 माइनस में 2√6, यही इसका रूट ये होगा क्योंकि इसका स्क्वायर ही है। तो देखो ये 6 आ गया, यानी इन दो को मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे ये पढ़ा होगा, जहां से भी अलजेब्रा पढ़ा ये बात डिस्कस करी होगी। मुझे कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं मिल रहे कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और प्लस करूं तो ये आ जाए। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो पूछा गया उसी को सॉल्व करना चालू करते हैं। वो क्या दिख रहा है मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी रूट जेड का स्क्वायर जेड प्लस बी स्क्वायर यानी 1/z माइनस में 2 इंटू में रूट जेड इंटू में 1/√z। वो आप करते ही नहीं, सीधे आपको दिख रहा है कट जाएगा, यानी z प्लस 1/z में से 2 माइनस कर देंगे। z क्या है, 6 माइनस 2√3 और उसमें से 2 माइनस कर दो आप, तो कितना मिल गया आपको, आपको मिला 4 माइनस में 2√3 प्लस 1/6 माइनस में 2√3, यही z की वैल्यू है ना। हाँ जी। अच्छा ये कौन सा टाइप है, अगर मैं आपसे पूछूं जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या कौन सा टाइप है, कि सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं हो रहा तो क्या करना है, सॉल्व करते जाओ। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी ऊपर नीचे 6 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब कितना आ गया नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर इज 36 माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 36 माइनस 12 कितना आ गया, 24 आ गया। वैसे इस ऑप्शन में 24 है बट कह नहीं सकते, हो सकता है आगे कटपिट रहा हो, ठीक है। नीचे कितना आ गया 24 और ऊपर कितना आ गया 6 प्लस 2√3। अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो 24 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 96 माइनस 48√3 और ये आ गया इसके नीचे। अब देखो 96 में अगर आप यहाँ पर क्या है प्लस, 96 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 102 आ जाएगा, 102 आ गया, माइनस 48 प्लस 2 इज 46 माइनस का और √3। अब हमें मिल गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक छोटा सा सवाल है मगर इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको याद हो तो हमने ये सवाल कई बार डिस्कस किया, मैंने कई बार बोला कि भाई ये हमारे एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना, और ये सवाल पूछा गया। देखिए
सवाल कह रहे हैं बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द टू फिक्स पॉइंट, और इसमें गलती हो सकती है कि आप में से किसी ने 1 मारा होगा। तो बताइए थर्ड क्वेश्चन का किसने 1 आंसर दिया, लिखना नीचे कमेंट में कि हाँ सर्कल का आंसर मैंने 1 दिया। देखो यहाँ पर क्या होता है, गलती हमसे हो जाती है कि जैसे मैं कहता हूँ एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, तो आप कहते हैं इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, लेकिन मैं पूछूं 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है। अब आप कहने के लिए इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये अलग लाइन नहीं होगी, ये वही लाइन है, ठीक है। कितनी डिफरेंट लाइन पास कर सकती है, तो केवल एक ही लाइन। लेकिन सर्कल के केस में मैं पूछूं एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, कितने सर्कल एक पॉइंट से पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। तो हमें लगता है कि 2 पॉइंट से फिर एक ही सर्कल पास कर सकता है, लेकिन नहीं, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आप रेडियस चेंज करते जाएंगे, आप देखो ना कि आपको एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए, एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए जहां से इन दोनों का, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो, बराबर। तो वो क्या होता है, वो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, लोकस क्या होता है, जैसे उस पॉइंट, वो वैसे डिफरेंट पॉइंट्स का ट्रैक क्या है। जैसे यहां पर आप क्या करो, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, यहां पर आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इनसे इक्विडिस्टेंट होंगे, आए ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया। और क्या है, तो यहां पर 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। फिर यहां पर अगर मैं कहूं 3 डिफरेंट पॉइंट से, अगर 3 डिफरेंट पॉइंट से कितने अलग अलग सर्कल पास कर सकते हैं, ओनली 1। जो यहाँ पर 2 पर होता है वो यहाँ पर 3 पर होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है। 3 पॉइंट कहेगा तब जाके मैक्सिमम 1 ही सर्कल पास कर सकता है, हो सकता है ना भी करे, है ना। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट, 3 पॉइंट से मैक्सिमम 1 सर्कल पास कर सकता है। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं, आसान सा बढ़िया सवाल है, करिए एक बारी सॉल्व। चलिए आई होप आपने ट्राई किया। आ जाइए, पहले पॉज करके ट्राई करना है, केवल नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके नोट्स अब मत बनाओ, प्रैक्टिस करो और देखो कि हमारे कंसेप्ट में कहाँ दिक्कत थी। आइए भाई क्या कह रहा है सवाल, ऑन सेलिंग अ बुक एट 9/14 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज लॉस ऑफ 10%। 9/14 ऑफ क्या, मार्क प्राइस, ऑफ किसका, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का। यानी कि ऑफ में क्या होता है, जो भी चीज ऑफ में होती है वो किस में जाती है, डिनोमिनेटर में। यानी कि 9/14 में मैं आपसे पूछूं ये 14 क्या है, तो ये 14 मार्क प्राइस है। ऑन सेलिंग यानी ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी 9 अगर सेलिंग प्राइस है तो 14 हमारा मार्क प्राइस है। ठीक है भाई आगे बढ़िए, सवाल में क्या कह रहा है, अगर वो 9 में चीज बेचता है, 14 उस पर मार्क करता है, तो उसे 10% का लॉस हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो देखो अगर 9 में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है ना, तो या तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ, नहीं तो खुद सोचो, तुरंत आपको क्लिक करेगा यार, अगर सीपी 100 होता तो एसपी 90 हो जाता और मार्क प्राइस 140। मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने देखा कि यहां पर क्या था, पहले 9 था, तो 9 10% का लॉस, यानी 9 90 रेशियो की वैल्यू, सीपी मतलब 100 रेशियो की वैल्यू पता करना, तो यानी कि सीपी 10 हो जाता। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसे करना है, ऐसे कर जाओ, आंसर विल नॉट चेंज। वो कह रहा बताइए कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या है। गलती क्या हो सकती है, जल्दबाजी में मैं सीपी और एमपी का रेशियो बता दूं। वैसे एग्जामिनर बढ़िया, उसने यहाँ पर 5:7 ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि गलत होता। करेक्ट क्या होगा, 14:10, यानी 7:5, 7:5। देखिए देखते जरूर जाना कि सवाल तो आसान था, बट हाउ मच टाइम वी वर टेकिंग। आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर इन्हीं में हमें बहुत टाइम लग रहा है। कई जगह हो सकते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सवाल चल रहे हो, ये आ गया तो क्या होगा, भाई वो आएगा तो छोड़ देंगे और क्या करेंगे। ये हमारे 1.5 मिनट ले जा रहे हैं, है ना, तो वो उसमें तो 2.5-3 मिनट लगेंगी, इसलिए उनको छोड़ देंगे। चलिए भाई इस सवाल पर आते हैं, देखते हैं आप में से कितने सही करते हैं। आइए देखिए, कह रहे 2 पाइप्स P and Q कैन एम्प्टी अ टैंक इन 25 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप R alone can empty the completely filled tank in 20 hours। तो ये क्या कर रहा है, P और Q फिल कर सकते हैं और R अकेला क्या कर सकता है, एम्प्टी। तो भाई लिख देते हैं P और Q, ये भर रहा है 25 घंटे में, ये भर रहा है 20 घंटे में, और R जो है एम्प्टी कर रहा है, नेगेटिव साइन डाल देते हैं, कितने देर में, 50 आवर्स में। फर्स्ट हमारा काम क्या है,
टू फाइंड आउट द टोटल वर्क टू बी डन। टोटल वर्क कितने यूनिट का है, तो 25, 20 और 50, एलसीएम कितना आ गया 100। लेट अस एज्यूम कि टोटल वर्क 100 यूनिट था, 25 से डिवाइड किया तो ये 4 यूनिट वर्क कर रहा है 1 घंटे में, 20 से डिवाइड किया 5 और 50 से डिवाइड किया तो माइनस का 2। बात क्लियर है, ठीक है। अब सीधे चालू मत कर देना कि पूरा कितनी देर में भरेंगे, कि 5 + 4 9 - 2 7 100/7, वो तो ऑप्शन भी नहीं है। वो कह रहा है कि फर्स्टली बोथ पाइप्स P and Q आर ओपन्ड एंड आफ्टर 8 आवर्स पाइप R इज ऑल्सो ओपन्ड। यानी P और Q कितनी देर ओपन रहे, 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना भर दिया, 9 इंटू में 8, 5 + 4 9, 9 इंटू में 8 72 यूनिट भर दिया। बच कितना गया, 28 यूनिट वर्क बच गया। तब R को भी ओपन कर दिया तो 5 और 4 9, 5 + 4 = 9 - 2 7। अब 7 यूनिट काम, 7 यूनिट वर्क हो रहा होगा तो 28/7 कर देंगे, यानी आंसर कितना आ गया 7 4 = 28 और पहला ऑप्शन ही 4 है। बताओ किस किस ने ये गलती करी, बताइएगा जरूर, मतलब कुछ कुछ बातें तो बता देना ना भाई। चलिए, तो अब उसने ये सवाल हमें क्यों दिया कि मैं ये गलती करूं, और ऑप्शन नंबर ए ही उसने दे दिया 4। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है, इसीलिए सवाल उठाया, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीटली फिल द टैंक। तो टोटल टाइम कितना हुआ, उसने ये नहीं कहा कि शेष कार्य कितनी देर में हो, उसने कहा है रिमेनिंग। अगर उसने कहा होता रिमेनिंग तब हम कहते कि 4, ये रिमेनिंग बचा था, लेकिन उसने कहा टोटल, तो 8 घंटे तो पहले प्लस 4 घंटे यानी कि 12 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। चलिए, तो इसी के साथ जो है हमारा ये सेशन होता है एंड। आपको सेशन कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इतना जरूर बताया करो अगर वीडियो देखते हो। लाइक करिए अगर सेशन अच्छा लगता है, डिसलाइक करिए अगर बेकार लगता है, और डिसलाइक करने वाले शेयर जरूर किया करो। डिसलाइक करते हो तुम लोग, शेयर नहीं करते हो, लाइक करते हो तो शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।